आज शुरू करेंगे निश्चित समाकलन। उसकी डिटेल में जाने से पहले हम इसको क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, i बराबर -1 से x + 1, ये एक सवाल है। ये एक निश्चित समाकलन का सवाल है। निश्चित समाकलन क्या होगा, सवाल कैसे पहचान होगी उसकी, समाकलन का निशान होगा, एक संख्या नीचे लिखी होगी और एक संख्या इसे नीचे जो संख्या लिखी है वो लोअर लिमिट कहलाती है, निम्न सीमा, और जो ऊपर लिखी है उच्च सीमा, अपर लिमिट। नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट, ऊपर वाली दिमाग से ये बात निकाल देंगे कि वो लोअर है तो छोटी होगी, ऐसा आवश्यक है। जो नीचे लिखी है वो लोअर और ऊपर लिखी है वो अपर। क्या रोल होता है डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट का, और दोनों में क्या अंतर होता है, ये मुख्य प्रश्न उठने चाहिए आपके दिमाग। तो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में जो सीधा क्वेश्चन है जिसमें कोई प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की नहीं लगनी है, उसमें आप सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब लिमिट का ध्यान मत रखो और इंटीग्रेशन कर दो। तो कितना होगा भाई, x का इंटीग्रेशन x² और 1 का इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन आप कर देंगे, ये सबसे पीछे बच्चा खड़ा हो जाए। हाँ, क्या नाम बेटा, खड़ा हो जाए। रचित गंगवार। तो बाहर क्या ढूंढ रहे हो, क्या खो गया? नहीं, हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम 90 डिग्री पर तुम्हारी गर्दन है। हम 90 डिग्री पर तुम्हारी आंख जब इधर देखेगी तब तो सवाल को समझ पाओगे। इतनी मेहनत करने से अच्छा सामने देख लो, है ना, खड़े रहो और सामने देखते रहो। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ x² और इसका इंटीग्रेशन हुआ x। ये बात समझ में आई तुम्हारे? आ गई? जब हम सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट लगी होगी तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल था, अनिश्चित समाकलन, उसमें +c लगाते थे, ध्यान है? यहाँ +c नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एक पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद, उसके बाद लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट। अगला स्टेप क्या होगा, अपर लिमिट x की जगह रखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, लोअर लिमिट x की जगह रखेंगे, दोनों। पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, 1x² + 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो, -1² -2 x की जगह माइनस रखो, बीच में माइनस का निशान लगे। यानी फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया, अगर f(x) का इंटीग्रेशन निकालते हैं और वो gx आता है फॉर एग्जाम्पल, और अगर मुझे निकालना है a से b f(x) dx, तो आ जाएगा gx और ये लिमिट लगेगी a से b, और ये आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, फिर लोअर। ये है वर्किंग पूरी डेफिनेटली, ठीक है? वो कंसेप्ट नहीं है। अब तो सिंपल हल कर लेना है, 1/2 + 1 माइनस 1/2 -1, ये हुआ 3/2, ये माइनस का 1/2, हमारे पास +1/2 कितना हुआ, 4/2, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। फंसेंगे कहाँ पे, जहाँ पर ना प्रतिस्थापन से कुछ हो रहा होगा और ना सीधे इंटीग्रेशन, जब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रॉपर्टी वहीं से असली डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू। अभी तो आप जितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पिछले हैं सब पर लिमिट लगा दो, लिमिट लगा कर हल कर लो, डेफिनेट का क्वेश्चन हो गया। इसलिए डेफिनेट के क्वेश्चन कम दिए होते हैं, सारे इनडेफिनेट के क्वेश्चन डेफिनेट के क्वेश्चन हैं। अगर मैं उस पर लिमिट लगा दूंगा, क्यों, किसी को भी लिख दो कुछ भी, 0 से π/2, 0 से π, π से 2π, नए क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो इसलिए इंडेफिनेट पे बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए। जो क्वेश्चन डेफिनेट से होने हैं, प्रॉपर्टी से होने हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे ये 10वां क्वेश्चन, 0 to 1 dx क्या हुआ इसका, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब जानते हो आप। लिमिट लग जाएगी कितनी, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 0, तब कितना आ गया। मुझे तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब ये पहली एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन निकालना है
और लिमिट रख देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, एक्स बटे एक्स स्क्वायर आई बराबर 2 से 3 एक्स बटे, अब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर नहीं, अब अगर मैं इसे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो 1 बटे 2 बाहर, और नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा है तो इसका आंसर हो गया log x स्क्वायर टू। अब x की जगह 3 रख दो, log 10 माइनस x की जगह 2 रख दो 5, 1 बटे log m बटे n कितना होता है 10 बटे 5। ये बात समझ में आ गई? डेफिनेट नाम से ही डेफिनेट है तो उत्तर भी डेफिनेट ही आ रहा है, निश्चित आ रहा है, ऐसा नहीं प्लस सी ऐसा आ रहा हो पता नहीं क्या है। इसमें आपके सारे आंसर मैच करेंगे क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। ठीक है, 18वां सवाल देखो। माइनस कॉमन ले लो, cos x बन जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन और लिमिट कितनी 0 से पाई कितना आ गया sin पाई माइनस कितना आ गया कितना आ गया। ठीक है, लिख के नहीं सही है। अब आप इसमें खुद करेंगे क्वेश्चन, हमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन, ये तो सिंपल समाकलन हो गया, हमने इसमें किसी में भी कुछ माना नहीं। अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन, वो सवाल ही बताएगा, सवाल ही बताएगा कि प्रतिस्थापन है या प्रतिस्थापन नहीं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ तीसरा सवाल, एक्सरसाइज 7.9, ये 7.9 आई बराबर है हमारे पास 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1। सिलेबस कटा है, वो 12th वाले चक्कर में ना पड़े, इतना दिमाग ना लगाएं कि क्या कटा है क्या नहीं कटा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एक वो बच्चा जो एकेडमिक पर बेस्ड है जिसको खाली पास होना उसका टारगेट है, वो तो सिलेबस पर ध्यान दें कि भाई ये वाली एक्सरसाइज नहीं है तो ये नहीं करें। लेकिन जिस बच्चे को आगे इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है वो इस बात पर ध्यान न दे, अगर उसकी कैपेसिटी है सारा पढ़ ले, और लगभग मैं सारा यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और जो कटा हुआ वो मैं बता देता हूँ, तो उन बच्चों को कटा हुआ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका टारगेट केवल 12th पास करके और आगे किसी और लाइन में जाना है ना, और जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है वो अपना सारा कुछ करके। अब ऐसा मानना पड़ेगा x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर sec स्क्वायर थीटा, क्यों? तो अरे ठीक है, tan थीटा माना क्यों मैंने? हाँ सही तो माना। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जनरली बच्चा ऐसा ही करता है 99% केस, तो बड़ा मजा भी आता है ऐसे करने में। x बराबर tan थीटा पता है ना, यहाँ पर लिमिट चेंज करना बच्चा भूल जाता है, क्योंकि वो लिमिट किसकी थी, किसके सापेक्ष हो रहा था, तो लिमिट किसकी थी, अब किसके सापेक्ष कर दिया, लिमिट किसकी आएगी, और तुमने किसकी लिख दी, x की। क्वेश्चन खत्म। ये गलती कोई नहीं करेगा। प्रतिस्थापन में जब भी आप मानेंगे, चाहे t माने चाहे थीटा माने, तो जब x था x की लिमिट थी, और जब थीटा में बदल दिया तो लिमिट किसकी आएगी, कहाँ से आएगी, यहाँ से जहाँ से आपने माना। ठीक है, अब लिमिट के लिए यहाँ पर लाइन खींच के लिख दिया करो फॉर
लिमिट्स लिख दिया, ठीक है। तो पहले लोअर लिमिट के लिए फॉर x इक्वल टू 0, तो 0 बराबर कितना हुआ tan थीटा, क्यों? तो थीटा का मान कितना आ गया? tan 0 तो 0 होता है ना। तो tan थीटा बराबर 0, तो ऐसा कौन सा मान है थीटा का जिसके लिए tan थीटा का मान 0 आ जाता है? और थोड़ा बचकानी हरकत करनी है तो tan, इसको 0 को लिखो tan 0 बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर 0, ठीक है। वो आप जैसे भी समझना चाहें तो आप। अब फॉर x इक्वल टू 1 अपर लिमिट के लिए 1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। क्यों 1 बराबर हो रहा है? क्योंकि x बराबर tan थीटा माना। तो अब मुझे जो x का मान 0 था उसके लिए थीटा का क्या माना है, और जो x का मान 1 था उसके लिए थीटा का क्या माना है? भाई tan थीटा बराबर 1, तो कौन सा मान है थीटा का जिसका tan 45 सही पता है। तो थीटा का मान कितना आ गया? तो थोड़ा करना चाहो तो इसको लिख लेना tan π/4 बराबर tan थीटा बराबर पाई, जो आपको जैसे भी समझना। अब इसकी लिमिट जब लोअर x थी 0, तो थीटा कितना था? और जब 1 थी तो कितनी हो गई? ये लिमिट चेंज करने के नंबर अलग होते हैं, मानने के नंबर अलग होते हैं, प्रतिस्थापन करने के नंबर अलग होते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के नंबर अलग होते हैं। तो जिस बच्चे ने मान लिया, लिमिट चेंज कर दी, उसके मानने के और लिमिट चेंज करने के नंबर सिक्योर हो गए। आप कर रहे हो, कोई गलती हो गई, ठीक है, वहाँ तक आपका ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे वहाँ तक। उसके आगे जो 1 नंबर 2 नंबर का स्टेप्स के मार्क्स हैं वो आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है, लिमिट तो कम से कम चेंज कर ही सकते हैं। आप बस फोकस इस बात पर रखो कि क्या मानना है, ये आपको पता लग जाए। आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया? तो साइन थीटा हो गया, साइन 2 थीटा क्यों कितना है? 0 से π/4 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 भी लिख लेता हूँ मैं बाहर। चलो पहले शुरू में अंदर लिखो, वही रहना। अब इसका हो जाएगा बाई पार्ट। क्या बोला था हमने? बाई पार्ट। क्या होता है बाई पार्ट? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो लगता है आइलेट रूल। अब आइलेट लगाए कहाँ से? तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, लेकिन दोनों ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या होता है? इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन ऐसे लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हुआ? सेकंड का इंटीग्रेशन tan थीटा, हाथ के हाथ लिमिट लगा दो 0 से माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बाई पार्ट का रूल। एक बार मैं बता रहा हूँ जो बच्चे नए आए हैं, fx गुणा dx बाई पार्ट अगर करना है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड को आइलेट के हिसाब से मानते हैं। इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इसमें जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, लॉगरिथम पहले आ रहा है लॉगरिथम। जो फर्स्ट माना है उसे लिखेंगे ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट का कोई दिक्कत परेशानी सब ठीक। अब यहाँ पर इसमें क्या आना चाहिए? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन मानो, सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी थी? 0 से पाई। ये इंटीग्रेशन बच्चे भूल जाते हैं, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, जो भूल जाते हैं वो याद दिला रहा हूँ। इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना बच्चा भूल जाता है, वो सोचता है मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इतना काम मैंने कर लिया, अब मैं इंटीग्रेशन भी करूँगा इसका, ठीक है। इसलिए एहसान के रूप में पढ़ाई मत करना, जब है रूल में तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो जम के। चलिए हाँ, ये 2 कहाँ गायब हो जाएगा? ये 2 तो चल ही रहा था। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस पर ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पे लगा, क्योंकि ये 2 बच्चे गुणा करना भूल जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे, लगभग 100% ही मानना, ठीक है। जब इस तरह से होता है 2 बाहर लिखा हुआ है, इसलिए जब 2 के आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये वाला कन्फ्यूज़न हमारा खत्म हो जाएगा। अगली लाइन में
2 इसको अभी ब्रैकेट ही रहने दो। थीटा का मान होगा पहले ऊपर वाला π/4 π/4 माइनस 0। एक केस निबट गया। अब दूसरे केस पे बात करते हैं। माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन, tan थीटा का इंटीग्रेशन सबके बताए थे मैंने। कॉट का, tan का, क्या था sin थीटा का? tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा। भूल गए, हमने कहा था tan थीटा को लिख लो sin थीटा बटे cos थीटा d थीटा, और cos थीटा को t मान लो, है आएगा माइनस sin t, तो ये आ जाएगा t dt 1/t dt माइनस का। अगर t बराबर cos थीटा मानोगे तो dt कितना आ जाएगा? sin थीटा d थीटा माइनस का। तो sin थीटा d थीटा लिखा हुआ, उसकी जगह dt लिख दिया माइनस का, और t नीचे था, कितना आया? माइनस log t का मान cos थीटा, और log के पीछे माइनस बन जाएगा इसकी घात, ये आ गया log 1/cos थीटा, जिसे हम कहते हैं sec। अब हमेशा के लिए याद रखना जिंदगी भर कि tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, और cot थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sin थीटा। क्योंकि sin थीटा को t मानोगे तो माइनस नहीं आएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? log sec थीटा, और लिमिट कितनी है? किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ। ये दो तो बाहर अभी रखा हुआ है ना, 2 बाहर चले गए, ब्रैकेट लगा दो। कितना आ गया? ये π/4 सब 0 माइनस लॉग, अब ब्रैकेट में करेंगे पहले थीटा की जगह π/4 ब्रैकेट का खेल याद रखना, ठीक है? π/4 माइनस log sec π/4 कितना होगा? √2 माइनस log 1, ठीक? कितना हो गया? 2 गुणा π/4 माइनस √2 का मतलब 2 के साथ 1/2 नीचे आ जाएगा, कितना होगा? माइनस 0। छोड़ो, इतनी मेहनत नहीं करनी, तो छोड़ दो, 0 लिख के दिखा दो। अब 2 से गुणा करो, π/2 माइनस हाँ log 1 का मान 0, ठीक है? कभी फुर्सत में log पढ़ा देंगे, पूरा 1 पीरियड चाहिए उसके लिए, 1 घंटा, ठीक है? किसी दिन निकालेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलो, बहुत छुप गया, आगे बढ़ते हैं। लो भाई 8वां सवाल, इसमें जिसका इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेट तो उसका स्ट्रॉन्ग हो ही गया। अब जो इससे अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको इंडेफिनिट स्ट्रॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास है नहीं ना, दूसरी से इंटरचेंज हो गया, दूसरी से इंटरचेंज हो गया। उनके पास आप चलिए, आप उनको लेके अपने और उनके पास बीकी भी होगी, वो भी ले लीजिए। दोनों उनके पास है। हाँ भाई, क्या बता रहे थे? तुम्हारे होने चाहिए कम से कम 2 पीरियड लगातार। हाँ, ये बात ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन काम निपट जाए तो हमारे पास ज़्यादा काम नहीं रहेगा, है ना? उसके बाद लीजिए। तो 1 से 2 1/x माइनस 1/2x², ठीक है? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे प्रतिशत में लाएगा
पहले प्रतिस्थापन ही करना पड़ेगा, ये क्या हुआ 2x बटे x को t मान है ना। तो यहाँ पर 2x को t मानेंगे, अगर e की पावर 2x को t मानोगे, नहीं, e की पावर 2x बटे x को, e की पावर 2x बटे x, तो e की पावर 2x बटे x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। उलझन में नहीं पड़ना है, आसान वाला काम, ठीक है। इसमें 2x को पहले t मानो, बाद की चीज बाद में। तो 2dx कितना हो गया, तो dx कितना आ गया 1/2, लिमिट चेंज कर लो, इफ x बराबर 0, x बराबर 1, देन t बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा n बराबर, इफ x बराबर 2, देन t बराबर 2 गुणा 2 कितना आ गया। बहुत आराम से शांत दिमाग से काम करना, हड़बड़ाहट नहीं करनी, दिमाग में जाए कागज पे लिख लो। प्रतिस्थापन में पहले मानेंगे, फिर लिमिट बदलेंगे, लिमिट में दूसरे वाले वेरिएबल का मान निकालेंगे, फिर आराम से यहाँ पर प्रतिस्थापन लगाएंगे। और प्रतिस्थापन लगाने के बाद बहुत टिपिकल क्वेश्चन हुआ तो उसमें बाई पार्ट बनेगा, जैसे इसमें बना बाई पार्ट लगाए, ये वाला फॉर्मूला आसान वाला हुआ, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आसान इस दुनिया में कुछ है नहीं, तो आसान की उम्मीद में रखो। दुख का कारण है क्या, इच्छा, चलो जो भी है, बहरहाल मन में अगर आप ये सोच के चलोगे कि ये होना चाहिए तभी दुख होगा। तो गणित में सवाल हल ना होना ये एक दुख है, ठीक है। और वो हल तब नहीं होता है जब हम देख लेते हैं 19 गुणा 1785, तो रूह कांप जाती है कि हम 19 की गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ को डरना नहीं है भाई, 19 की गुणा 1785 करो, समय तो लग जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर समय लगाते चलोगे पेपरों में उतना समय आपका कम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए समय आपके पास होना चाहिए। तो लोअर लिमिट कितनी आएगी भैया 2, ऊपर कितनी आएगी, x की जगह क्या लिख दूँ t/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2/t माइनस 1/2 गुणा 2/t, t/2 बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, गुणा e की घात t गुणा 1/2 कितना आ गया 2 4 2/t माइनस t², ये भी 2/t² आएगा क्यों, हाँ जी है, e की घात t गुणा 1/2 dt, 1/2 को अंदर डाल दो, कितना बचा ये 1/t माइनस 1/t² गुणा e की घात t dt, और 1/t का डेरिवेटिव मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, माइनस 1/t²। कई बार बताया, एक बार और d/dt 1/t जब निकालेंगे तो d/dt t की घात -1, -1 नीचे आएगी, -1 t की घात -2, और माइनस को नीचे ले जाओगे t की घात +2। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव गुणा e की घात t। क्या आता था उत्तर, भूल गए, भूल गए। अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसमें जुड़ रहा है और उसकी गुणा e की घात x से हो रही है तो उसका आंसर आता है e की घात fx, e की घात x गुणा fx, भूल गए क्यों, ये तो रूल मैंने बताया है, पिछला वाला वीडियो देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो क्या आंसर आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए और साथ में गुणा e की घात t, और लिमिट कितने लग जाएगी 2 से 4। ये बात समझ में आई नहीं, ये वाला रूल मैंने सिद्ध भी करवाया है, सब वीडियो में पढ़ा हुआ है, जो बच्चे नहीं आए, ठीक है। एक बच्चा शेयर कर देना उसको, जो भी तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, बाकी लोग देख लेंगे, क्लियर हो गए बात। और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो रट लो इसको, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, दोनों जुड़ना है और दोनों की गुणा किससे हो रही है, e की घात x से, तो उत्तर कितना आता है e की घात x गुणा फंक्शन 1/t है, उसकी गुणा प्लस -1/t², यही तो हुआ इसका मतलब, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक फंक्शन गुणा 1/t का डेरिवेटिव जुड़ना है, e की घात t 1/t लगाओ ना, 1/4 e की घात 4 माइनस 1/2 e की घात, समझ आया। पहले अपर लिमिट रखी -2, इसमें से कॉमन निकालो 1/2, क्या बचा d² 2 -1
इसको एक ही घात दो भी कॉमन, तो ये आया ई स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर माइनस 2/4। क्या ठीक है सही है। कई तरीके से इसका आंसर दिया होता है, ऑब्जेक्टिव में बड़ा कंफ्यूज करके देता है, कभी ये वाला दे देगा, कभी ये वाला दे देगा, कभी ये वाला दे देगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा पूछे। कुछ करोगे मैंने तो क्या कराएं, चलो करवाओ, जगह कहाँ है बता दो।